क्या आपकी एक गलती आपके जीवन भर की कमाई ख़त्म कर सकती है? नमस्कार, मैं सुरेश मुटरेजा। जैसे कि आपको पता है कि मैं सोशल मुद्दों पे और एक अच्छे-अच्छे मुद्दों पे मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो मैंने पीछे थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाली थी कि क्या हमें अपनी इस उम्र के आखिरी पड़ाव में बच्चों के नाम सब कुछ कर देना चाहिए? तो उसमें एक राजेश अरोड़ा जी हैं, उन्होंने मेरे को एक कमेंट्स किया और मुझे रिक्वेस्ट की कि सुरेश जी एक आप नॉमिनी पे वीडियो ज़रूर बनाएं, नहीं तो बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो जाएगी। उनके फादर की डेथ हो गई थी तो उन्होंने उसमें किसी को नॉमिनी नहीं बनाया हुआ था, चाहे बैंक की एफडी हो या बैंक से कुछ भी आपका उसमें जो भी डिपॉजिट हो, तो उनके फादर ने उनको नॉमिनी नहीं बनाया हुआ था। तो उसकी वजह से वो लिखते हैं कि मेरे को 500 चक्कर काटने पड़े बैंक के। और उन्होंने मेरे से बहुत रिक्वेस्ट की कि सुरेश जी आप एक लोगों को जागरूक करते हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए प्लीज़ एक वीडियो ये भी बनाए। तो देखिए, जैसे आज से 15-20 साल पहले के लोग, जैसे जो आज की डेट में 70-75 साल के उम्र के लोग हैं या 60-65 साल की उम्र के लोग हैं, हम लोग पहले जैसे बैंक में एफडी या बैंक में खाता खुलवाते थे या अपनी इंश्योरेंस करवाते थे या कोई भी डिपॉजिट ऐसा करवाते थे, तो उसमें ज़्यादातर लोगों को उस टाइम ये नहीं होता था कि उसके अंदर नॉमिनी उसमें ज़रूरी होना चाहिए। तो कई लोग ऐसे ही एफडी बनवा लेते थे या जो भी अपनी सेविंग्स कर लेते थे। लेकिन आज की डेट में नॉर्म्स बहुत चेंज हो गए हैं बैंक के। आप जब भी अपनी कोई डिपॉजिट, एफडी या बैंक डिपॉजिट या कुछ भी हो, उसमें आप नॉमिनी का नाम ज़रूर ऐड कराएं। अदरवाइज़ आपकी जिसने भी, जैसे सपोज़ किसी ने जमा कराई है पेमेंट बैंक में और अगर उसकी डेथ हो गई, तो उसके बाद वो घर वालों को पैसा मिलने में बहुत मुश्किल, लगभग असंभव सा हो जाता है। और बैंक वाले तो आपको पता है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी हैं, वो तो यही चाहते हैं कि चलो जी पैसा क्लेम में ना वहाँ ना जाए और हमारे बैंक में ही पड़ा रहे। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इसीलिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और देता हूँ। मैं देहरादून में प्रॉपर्टी का काम करता था, तो मैंने किसी का फ्लैट सेल करवाया और वो सज्जन भी जियो में बहुत बड़े अफसर थे। तो वो जो उनका मैंने फ़्लैट सेल करवाया, तो वो फ्लैट उनके और उनके फादर के नाम जॉइंट नेम में था, उनकी रजिस्ट्री थी। तो जब मैंने फ़्लैट सेल करवाया तो उसके अंदर मेरी भी थोड़ी सी गलती रही कि मैंने डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे। तो 2 महीने का टाइम जैसे होता है, जब एडवांस मिलने के बाद 2 महीने का टाइम होता है डील को मैच्योर होने में। तो जब 1 महीने के बाद मुझे जो परचेज़र था उसने मुझे बोला, सुरेश जी मुझे उनकी जो जो मैंने फ़्लैट ख़रीदा है उसकी मेरे को फ़ोटोकॉपी चाहिए रजिस्ट्री की, ताकि मैंने बैंक लोन कराना है। तो मैंने उन साहब से कहा कि आप अपनी फ़ोटोकॉपी दे दीजिए। तो जब मैंने फ़ोटोकॉपी में देखा तो वो उनके नाम और उनके फादर का नाम था, जबकि उनके फादर की डेथ हो चुकी थी। तो मेरा तो माथा ठनक गया। तो मैंने उनसे पूछा, भाई साहब ये तो आपके फादर की डेथ हो गई है, तो आपने इसमें क्या कार्रवाई की, ये प्रॉपर्टी अपने नाम क्यों नहीं कराई? वो कहने लगे, सुरेश जी मुझे तो कुछ पता नहीं। तो देखिए जी, कितनी बड़ी डील खतरे में पड़ गई। लेकिन वो परचेज़र हमारे, जिसको मैंने परचेज़ के लिए बोला था, वो हमारे बहुत अच्छे थे परचेज़र, वह मान गए। तो लेकिन वो उसके अंदर कितनी दिक्कतें आई, मैं आपको वो दिक्कत बताने जा रहा हूँ। जैसे अगर हम लोग आज अगर बच्चों का नाम विल ना करें, जैसे हमारी कोई प्रॉपर्टी है या हमारी कुछ डिपॉजिट्स हैं और हम कई लोग लापरवाही करते हैं या कुछ भी हम विल नहीं बनाते, लेकिन आज उस चीज़ की कितनी इम्पोर्टेंस है आप ये देखिए। तो जब मैंने उनको कहा तो उसके बाद भी इसकी आप इसकी एसडीएम से इसका लेटर बनेगा, और आपके जितने बहन भाई हैं और अगर आपकी मदर ज़िंदा है तो सबकी एनओसी चाहिए। तो उसके बाद जब हमने, उनकी एक बहन है वो कनाडा में रहती थी, तो आप मानिए इतनी दिक्कतें हुई। उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, पहले तो उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट लिया, फिर वहाँ के एसडीएम से लिखवाया। देहरादून में प्रॉपर्टी थी, देहरादून के उस इलाके के एसडीएम से लिखवाया और प्रूफ करवाया कि वाकई में उनके फादर की डेथ हो गई। वो उन्होंने सर्टिफिकेट लिया, डेथ सर्टिफिकेट तो लिया ही लिया, फिर उसके बाद वो भी सर्टिफिकेट लिया। फिर वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स बने और वो सारे डॉक्यूमेंट्स गए वहाँ पर उनकी बहन की एनओसी के लिए। या तो उनकी बहन यहाँ आती इंडिया में, और वो सेल के जब रजिस्ट्री होती है तो कोर्ट में पेश होती भी, हमें कोई
और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। अभी मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि मेरे पापा और मेरे भाई के नाम जो प्रॉपर्टी है वो सेल हो जाए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो जितने भी बहन भाई होंगे उन सब की एनओसी चाहिए होती है। फिर वो डॉक्यूमेंट्स गए कनाडा, फिर वो कनाडा में वहाँ से उन्होंने एम्बेसी से उनका अपॉइंटमेंट लिया, फिर 10-15 दिन बाद का उनको अपॉइंटमेंट मिला अब कनाडा एम्बेसी में। फिर वो वहाँ जाके उस पेपर के ऊपर उन्होंने उस कनाडा एम्बेसी की जो हायर अथॉरिटी थी इंडियन, उसके यहाँ साइन किए उनके सामने। फिर वो साइन अटेस्ट होते हैं, स्टैंप लगाते हैं, फिर वो सारे पेपर रख लेते हैं, फिर वो डायरेक्ट भेजते हैं एसडीएम ऑफिस को। और वहाँ से एक मेल भी जाती है रेवेन्यू ऑफिस को, देहरादून में गई भाई, वहाँ से मेल भी आती है कि हाँ जी हमने ये पेपर इनके डॉक्यूमेंट अटेस्ट किए हैं और ये मेल है उसके रिगार्डिंग। तो वो मेल भी जाती है। और उसके बाद जैसे उनकी एनओसी आई, फिर उसके मदर की उसकी एनओसी चाहिए थी। खैर मदर तो उनके साथ ही रहती थी, वह रजिस्ट्री के टाइम कोर्ट में चली गई, उनकी एनओसी की ज़रूरत नहीं थी, पर फिर भी हमने उनकी एनओसी बनवा दी। तो देखिए कितना बड़ा एक झमेला पड़ गया। तो आज की मेरी ये वीडियो बनाने का यही है कि जैसे राजेश अरोड़ा जी ने बोला, तो सबसे पहले अगर आप ये चेक करिए आपने एलआईसी में या अपनी बैंक डिपॉजिट्स में आपने का अगर नॉमिनी नहीं किया, तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि आपकी नॉमिनी है या नहीं। अगर नहीं है तो इमीडिएट आप किसी का भी नाम जिसको आप चाहते हो, आप नॉमिनी कराना चाहते हो, आप उसका नॉमिनी का नाम ऐड कराइए। फिर उसके बाद आप अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कल को बच्चों में झगड़ा ना हो, क्योंकि देखिए होता क्या है कि आज परिवार में भी बड़े कला क्लेश हो जाते हैं। डेथ होने के बाद, जैसे मदर की या फादर की डेथ होने के बाद जो भी मुखिया जिसके नाम प्रॉपर्टी होती है, बाद में बहुत झगड़े क्लेश हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से भी बचने के लिए आप पहले ही डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे करके रखिए, अदरवाइज़ बाद में पीछे वालों को इतनी दिक्कत हो जाती है और कई बार जाने अनजाने में वो हमारा पैसा भी नुकसान हो जाता है और प्रॉपर्टी भी ऐसी फंस जाती है कि बिक नहीं सकती, फिर वो औने पौने दाम में बेचनी पड़ती है। तो आज का ये वीडियो बनाने का यही मेन उद्देश्य था। और मैं आपको जो भी अच्छी जो भी मैं आपको बातें हैं मैं बताता रहूँगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक दिल रूपी लाइक भेज दीजिए, कमेंट्स कीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि उनको एक नॉलेज मिले। और अगर आपने मेरा चैनल फॉलो नहीं किया तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो भी करें। और आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2026 प्रभु आप सब पर खूब कृपा बनाए रखे और आप अपने परिवार के साथ हंसी खुशी मस्त और अच्छा जीवन व्यतीत करें। नमस्कार, राधे राधे।